हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। 39th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया। शेड्यूल्ड एरियाज, तो आपने अगर इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ी है बाय एम लक्ष्मीकांत, उसको आपस में डिस्कस किया है, तो ऐसे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ये डायरेक्ट उसी बुक से आए हैं। तो देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, प्रेसिडेंट ही ऑर्डर देता है। मैंने ये बात बताई थी पढ़ाते समय कि पॉलिटी की बुक है जो लक्ष्मीकांत वाली, उसको एक एक लाइन हमने आपस में डिस्कस करके उसको समझ के पढ़नी है। उसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अदरवाइज आप मेरी सीरीज देख सकते हो यूट्यूब पर, तो ये सब चीजें एक एक लाइन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लाइन उसमें मेंशन की है डायरेक्ट, तो ये है सही। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट forming the scheduled area is the district, सही है जी। and the lowest is the cluster of villages in the block, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर ढंग से बुक पढ़ी है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बाई चांस आपको नहीं आता तो इसको स्टार लगा लो। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। तो एरिया में जो शेड्यूल्ड स्टेट में जो शेड्यूल्ड एरिया है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित एक रिपोर्ट जारी करता है वहां का गवर्नर। तो ये बात पढ़ाते समय मैंने बार बार कही थी कि ये रिपोर्ट करता है वहां का गवर्नर, नॉट चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, तो ये तो लाइन हो गई स्टेटमेंट गलत। अब या तो स्टेटमेंट है ओनली वन या है दो, तो आंसर है जी इसका वैसे ओनली टू, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि जो एरिया है लार्जेस्ट यूनिट है इसका डिस्ट्रिक्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन जिसने तैयारी की है उसका ये आंसर सही होगा। तो आपने बस उसी हिसाब से अपनी कट ऑफ तय कर लेनी है कि आपने अगर गलत कर दिया पर आपके कंपटीटर ने ये वाला क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि ऊपर वाले सिलेक्ट होने वाले 14-15 हजार बच्चे जो इतने भी होंगे उन्होंने अगर तैयारी की है तो वो आंसर कर ले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं जी। तो कहने का मतलब हमने ढंग से पॉलिटी की बुक पढ़नी है। आगे चलते हैं। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स। कुछ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4), ठीक, जो हम कहते हैं कि स्पेशल एफर्ट करने हैं हमने वीकर सेक्शन के लिए। आर्टिकल 16(4) इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पढ़ाते समय मैंने बताया कि कैसे हमने सारे आर्टिकल्स को रट्टा नहीं लगाना, पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बार बार आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आ रहे हैं। ठीक, अगर मान लो कि किसी इंपॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है। आर्टिकल 16(4) बार बार न्यूज में भी रहता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या कहता है आर्टिकल्स। ठीक है ना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335। तो इसके ऊपर लिमिटेशन लगी है किसके द्वारा? आर्टिकल 335। तो ये भी रिजर्वेशन से डील करता है, अफर्मेटिव एक्शन से डील करता है। ठीक, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत जब हम रिजर्वेशन की पॉलिसी लेकर आते हैं तो इसके ऊपर लिमिटेशन लगती है इस आर्टिकल की। किसके लिए? ताकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जब आप पॉलिटी ढंग से आपने पढ़ी हो तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हम रिजर्वेशन लाए तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो इसके ऊपर केस चल रहा है, लेजिस्लेचर कह रहे हैं कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ओवररीच कर रहा है, जो हमको पॉलिसी ना समझाएं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है। तो ये डिस्कशन का मुद्दा था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा था। ठीक, और ऊपर से लक्ष्मीकांत बुक में बताया भी गया है, इंपॉर्टेंट बुक में दिया भी है। तो ये तो स्टेटमेंट भी सही है और आपको पता भी होना चाहिए। तो जहां समझ लो कि ये वाली स्टेटमेंट आपने अगर गलत टिक कर दिया, आपके कंपटीटर ने सही टिक किया है, तो जहां पर आप फिर पीछे चले जाओगे। ऐसी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आप इसको समझोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई, अगर इस आर्टिकल के ऊपर इस आर्टिकल के द्वारा लिमिटेशन है तो इसमें क्या जो लिमिटेशन किसके संदर्भ में? एफिशिएंसी के संदर्भ में, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हमको लगेगा हाँ यार बात सही है, हो सकता है आर्टिकल 335 में
एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन किया गया हो, ठीक है, नहीं, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक। तो जब आप पढ़ोगे तो ये बात भी आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है पर एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया भी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पर आप जरा खुद सोच के देख लो, क्या ऐसी कोई डेफिनेशन ऐसी बनानी मुश्किल होती है ऐसी। एक क्वेश्चन पहले का याद करो, हमने इस यूपीएससी प्री में ही आया है, उसमें भी एक एफिशिएंसी वाला बात आई थी, जब हम हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस करते हैं, तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का एक पॉइंट था, तो वो वाला पॉइंट भी हम, क्योंकि उसकी पैमाने नहीं है इतने, इनको डिफाइन करना मुश्किल है, तो थोड़ी जजमेंट लगाओगे तो आप कहोगे नहीं ये डिफाइन वाली बात नहीं सही, तो इसको आप मारोगे कांटा, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप करेक्ट बताओ कौन सी है। देखो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी है इसका आंसर, आंसर क्या है सी। तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए क्योंकि आपके कंपटीटर का सही होगा, तो बस उसी हिसाब से आपने जो सही होने चाहिए उनको काउंट कर लेना है और उस हिसाब से कट ऑफ अपने हिसाब से देख लेनी है, ठीक। देखते हैं जी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज दन्यकटका which flourished as a prominent Buddhist center under the महासंघिका located। तो ये रीजन कहाँ है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था, तो कहाँ ये लोकेटेड है, ठीक है जी। तो इसका आंसर है ए। तो अगर कहीं आपने पढ़ते वक्त ये आपको याद है तो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आप सारी याद भी नहीं रख पाओगे तो भी कोई बात नहीं, और याद रख भी लिया तो आपको एग्जैक्टली रिकॉल नहीं होगा माइंड में, ठीक। तो उस केस में क्या करना है, आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है जी। देखिए जी, एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ नेट पर भी, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो डरा रहे हैं, देखिए जी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हो इतना टफ लेवल हो गया यूपीएससी का। ठीक है, अगर आप कट ऑफ देखो, जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ 88 है, तो 88 का हाफ करो आप 44, इसका मतलब 44 आपके क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 100। तो उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी गए, आते हैं वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो आप इसको करो स्किप, ठीक है ना, स्किप करो, इसको स्किप करो, क्योंकि आपने नेगेटिव में आंसर नंबर नहीं लेने, आवेश में आकर इसको टिक कर दिया और इसी को पैमाना नहीं बना लेना कि ऐसे हमको आने चाहिए। होता क्या है, जो नए नए तैयारी शुरू करते हैं ना, वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन तक या स्कूल लेवल तक पढ़ाई करते हो उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, जो भी ऐसी की अप्रोच डिफरेंट है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर बेसिक सा पढ़ा, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी किए, स्किप किए तो भी आंसर कर दिए। आप इतने इंपॉर्टेंट टफ सॉरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, टफ इनको रट्टे लगाने के चक्कर में और बहुत ही जनरल सी चीजें मिस कर जाओगे। नहीं आता तो इसको स्किप कर दो, आपके लिए टफ है, दूसरों के लिए भी टफ है, अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव चला जाएगा। यूपीएससी हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा कि हमको लगे यार हा इतने टफ, तो उनको स्किप करना ही बनता है। आपके लिए टफ है, बाकियों के लिए भी टफ है। आगे देखते हैं जी, विद रेफरेंस टू एशियन इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, एशियन इंडिया के संदर्भ में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देखो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। जो स्तूप है, वो स्तूप अगर देखा जाए, ये वाला कंसेप्ट महात्मा बुद्ध के आने के बाद शुरू हुआ, मीन बुद्ध धर्म से ये वाला कंसेप्ट ओरिजिन हुआ। तो ये बात सही नहीं है जी, जब ओरिजिन की बात हो ना, ये बात तो सही है कि स्तूप बुद्धिस्ट रिलीजन में बहुत मिलते हैं, पर इस कंसेप्ट का ओरिजिन बुद्धिस्ट से भी पहले पाया जाता है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जब बुद्धिज्म वाली वो लहर चल रही है तो उन्होंने ये वाला पहले से चल रहा कंसेप्ट को ज्यादा अपना लिया। जैसे हम दूसरी तरफ बात करें, जैसे लंगर प्रथा सिख धर्म, अगर आपको पूछा जाए सिख धर्म ने इसको उदय हुआ, तो नहीं, ये जो प्रथाएं हैं ये सिख धर्म ने इसको क्या है, प्रचार प्रसार किया, इसको अडॉप्ट किया। पहले से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं नाथ योगियों में या और जो मेलों में चल रहा होता है। तो ओरिजिन वाला शब्द है ये थोड़ा इसको क्या कर देता है, गलत कर देता है इस पॉइंट को, ठीक है जी। स्तूपा वाज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, सही बात है जी, ऐसे ही था। स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है ना। जब मान लो किसी ने अपने शब्द को पूरा किया तो उसकी याद में या और किसी चीज की याद में ये एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता था, तो यही बात है। तो जो कंसेप्चुअल का मीनिंग है वो ऐसे ही मीनिंग होते हैं, तो जिस स्टेटमेंट भी गलत है। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट गलत सही है,
तो ओनली 2, आंसर है बी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। कहता है विद रेफरेंस टू एशियन साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया की बात हो रही है, कोरकाई, पुम, पुहार एंड मुचीरी वर वेल नोन एज, ये क्या थी 3 प्लेसेस। ठीक है जी, टफ है बहुत, तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर इसका टेक्निकल मीनिंग देखे तो ये इसका आंसर है बी, पर अगर नहीं पता तो आपने क्या करना है, स्किप, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। इतनी इंपॉर्टेंट, ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसी टर्मिनोलॉजियां, कठिन सी टर्मिनोलॉजियां आप नहीं याद रख पाओगे। हो सकता है जो आपकी 6th से लेकर 7th 8th तक की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, जहाँ तमिलनाडु बोर्ड की बुक है जो हिस्ट्री की, तो आप कहोगे हाय हाय इसमें तो है ही नहीं, अब मैं कौन सी बुक ढूंढूं। बुकें वाकई नहीं ढूंढनी आपने, फिर आप अपनी तैयारी खराब कर लोगे। ठीक है, इतनी बुकें पढ़ ली बहुत है, अगर इन बुक को पढ़कर भी नहीं आंसर आया तो ना सही, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देना है। अच्छा जी, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस द प्रैक्टिस ऑफ बट्टा किरुटल। बट्टा किरुटल प्रैक्टिस क्या थी, एक प्रैक्टिस थी एज मेंशन इन संगम पोएम्स, तो संगम पोएम्स में ये एक प्रैक्टिस मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था ना इसमें, ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। तो ये इस रिचुअल में क्या करता था, कोई राजा है, तो अगर वो किसी युद्ध में हार जाता था तो वो शर्म का मारा क्या करता था, शर्म का मारा या प्रायश्चित के लिए क्या करता था, भी हाँ भी मैं तो हार गया हूं, तो इस रिचुअल में वो अपना सुसाइड करता था। कैसे, बिना अन्न जल ग्रहण किए, स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, भूख से ही अपने आप को मार लेता था। ठीक, कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते पढ़ते, कहीं पढ़ते पढ़ते, गूगल पर, विकिपीडिया पर पढ़ते पढ़ते जो चीज आई तो आपने नोट करके रख लेनी है तैयारी के दौरान। अगर नहीं तैयारी के दौरान रख पाए तो कोई बात नहीं, इसको भी कर देना आपने स्किप। पर अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है तो तब आपके नोट्स जरूर बने हुए होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ठीक है ना, तो इसलिए, पर हो सकता है आपके बुक्स में मेंशन नहीं है तो आपने नहीं तैयारी की हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन कहीं उन्होंने कर भी दिया होगा, पर बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किया होगा, तो इसको भी आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं। दिक्कत कहाँ है, कि दिक्कत वहां होगी कि यूपीएससी के लेवल के हिसाब से जो आपके कॉम्पिटिटर ने आंसर कर दिया, अगर आपने वो स्किप कर दिया ना, आपने अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप गड़बड़ हो। मैंने बताया कि 88 मार्क्स कट ऑफ थी, तो इसका मतलब 100 में से 50 भी आपके सही हुए जनरल में नेट, मतलब तो फिर आप इन हो। हाँ, 46 सही हुए, 45 सही हुए, वैसे तो हो ही हो, तो जनरल 50 भी सही हुए टफ यूपीएससी के पेपर के हिसाब से, अगर टफ पेपर है तो आप इन हो। तो आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, इन डायनेस्टीज की बात करें, देखो 4 डायनेस्टी दी हुई हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी, अर्ली 8th सेंचुरी एडी। अब देखो, जिसने एशियन हिस्ट्री पढ़ी है, इवन तक कि जिसने एमए की है, पीएचडी की है, उनको भी इन डायनेस्टियों के बारे में सबके नाम नहीं याद होंगे भी, तो उनका सबका पीरियड नहीं याद होगा। अगर पीरियड याद भी होगा तो एक दो का होगा, सबका नहीं होगा। तो और आंसर में तो ऐसा तो पूछा नहीं गया है कि पहला सही है तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आप शायद एक्सक्लूजन मेथड से कर लो। अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट सही पूछी गई है ना? तो अब क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी, है ना, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में जो इस्टेब्लिश हुई। तो आपको ये आंसर नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, इसको भी करो स्किप। ठीक, अच्छा जी, विद रेफरेंस टू एशियन इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स को देख लो, हम इनको मिलाना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंसिडर करने से पहले ना आपने ये बात याद रखनी है, क्या, देवी चंद्रगुप्तम इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, ये लिटरेरी वर्क है, बिल्हाना ऑथर इंपॉर्टेंट है, बिल्हाना इसको। तो जो जो ये दिए गए हैं ना, इनके वर्क्स को आपने याद रखना है, जो जो ये दिए गए हैं इनके वर्क को, काम को आपने याद रखना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस में क्या है ना, आपको चारों के चारों आने चाहिए, तो ही आप आंसर कर पाओगे। देखिए, देवी चंद्रगुप्तम किसने रचा था, ये देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्ता ने, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एशियन हिस्ट्री की किताब आप पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन किया है, तो ये तो आपको आना चाहिए, ये देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है ना, विशाख दत्त, तो ये बिल्हाना गलत है, तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। हमीरा महाकाव्य, नाया चंद्रसूरी, पता नहीं जी। मिलिंदपना नागार्जुना, नागार्जुना जहां नागसेना, ये बहुत फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सही है जी। नीति वाक्य नीति वाक्य
वाक्य अमृता सोमदेव सूरी ने, ये भी हमको पता है या नहीं पता। अब क्या करें, देखिए इसका आंसर है जी सी, 3 सही हैं। अब इसका तुक्का मारेंगे कैसे, वो ऐसे कि देखो मिलिंद पन्ना नागार्जुन ने लिखा, सही है। तो देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त ने लिखा, ये भी आपने ये तो कर लिया। अब जहां तो 3 सही हैं, जहां 1 सही है, जहां 2 सही है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो जब ज्यादा ही जब नाम टफ है, आपको नहीं पता, तो आप सभी के सभी तीनों के तीनों सही लगा सकते हो। नहीं है तो थोड़ा रिस्क लेकर इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक, इसकी आपको चारों के चारों आने चाहिए। चलो जी, बाद में हम काउंट करेंगे कि जितने हमने स्किप किए क्या वो हमने जायज स्किप किए, और जितने किए क्या उससे हम इन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। Soils are not only the property of animals and plants, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. तो ये एक स्टेटमेंट है कि जो आत्मा है, सिंपल हम कहें कि सिर्फ जानवरों और प्लांट में ही आत्मा नहीं होती, रॉक्स में, पानी में, रनिंग वाटर में और कई और ऑब्जेक्ट में भी आत्मा होती है। यही बात हुई कुछ इस हिसाब से। तो ये तो आपको पता है, ये स्टेटमेंट है कौन से रिलीजन में है, ये जैन में। ठीक, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये आपका क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। जैनिज्म में ये कहा जाता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी, कई प्रकार के निर्जीव वस्तुओं में भी क्या है, हर जगह क्या है, लाइफ है, सॉल है। ठीक, ये तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं जी। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना, तुंगभद्रा रिवर, एंड ए कैनाल कम एडिक्वेट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। तुंगभद्रा रिवर से क्या किया उसने, डैम बनाया, और डैम बनाकर वहां से कैनाल निकाली और क्या है, अपने कैपिटल सिटी तक पानी लेकर गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी वगैरह में भी मेंशन किया है। ठीक, तो ये है देवराया 1। तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर इसको आपने गलत कर दिया, नहीं कर पाए, तो फिर आप कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। देवराया 1 इंपॉर्टेंट था, किसी भी एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी एशियन हिस्ट्री की किताब में, है ना, अपनी वो तमिलनाडु बुक की किताब में ये चीजें मेंशन की हुई है जी। अच्छा जी। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to Portuguese? ठीक है, मध्यकालीन medieval हिस्ट्री आ गई। अब बताओ जी, जो दीयू का एरिया था वो पुर्तगीज को दिया था। तो जब हम पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे तो आता है कि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में पहला कौन आया था, पुर्तगीज आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पहला कौन आया था। तो जब पुर्तगीज आए थे तब भारत का जहां वो कौन था, मुगल एम्पायर कौन था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब पुर्तगीज वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो पुर्तगीज से जो आपका गुजरात वाला एरिया है ना, रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात, उसने दीव पुर्तगीज को दिया था। वो कौन सा था राजा, बहादुर शाह आंसर है इसका। सीधे एस्पायरेंट को ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपने तुक्का ना मारना। तुक्के में क्या होता है, 4 में से 3 चांस गलत होने के रहेंगे। अगर आपने 4 में से अगर आपने 2 शॉर्ट आउट कर लिए ना, फिर तुक्के मारे तो लॉजिक बनता है। 4 में से 1 ढूंढ लगाने में तुक्का मारोगे तो वो एक सही अप्रोच नहीं गिनी जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया, मीन सारी पावर उसी के हाथ में दे दी। तो ये सेंट्रलाइजेशन की फाइनल स्टेज थी। तो जब हम पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत का बुक का पहला चैप्टर, तो उसमें जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, तो आप वहां आएगा, हाँ भी इट वॉज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। ये क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। जो जननी है, एक बच्चे को जन्म देने वाली, उसकी सुरक्षा के लिए योजना है। तो ऐसी योजनाएं हैं, जब आप तैयारी करोगे तो उनकी प्रोविजन को आपस में डिस्कस करना। सिर्फ ऐसे हाथ रखकर रट्टा मारकर आपको शायद सारी याद ना रहे, रट्टा भी मारना है, पर थोड़ा दोस्तों के साथ आपस में डिस्कस करना, हाँ भी इसमें क्या करते हैं। इसमें कहते हैं कि हाँ भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो,
ठीक, तो क्या क्या उसकी प्रोविजंस है, तो अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा समझ कर पढ़ा है तो आंसर कर लोगे आप। देखो, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये वाली स्कीम स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की है। तो जरा सोच कर देखो, ये तो नेशनल लेवल की स्कीम है, तो ये स्टेट वाली थोड़ी हुई, तो ये नेशनल लेवल की स्कीम है, तो इसलिए ये हो गया गलत। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। बच्चा देने वाली माँ मैटरनल, और बच्चे को जन्म देने वाली माँ, और नियोनेटल जो नवजात शिशु है उसकी मोर्टेलिटी, उसको कम करना है, स्पेशली किसमें, अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन में। सही है जी। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी हो, अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, गरीब प्रेग्नेंट वुमेन की। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल भी ऐसे सिर्फ दाई के पास जाकर नहीं, प्रॉपर जहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पर डिलीवरी हो। ठीक है जी। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ठीक, सिक इन्फेंट की बात नहीं हो रही, 1 साल तक के सिक इन्फेंट की बात नहीं हो रही, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। अगर आपने प्रोविजंस पढ़ी है तो आप आंसर कर ले जाओगे, बी ये वाला आंसर नहीं है। तो क्या हो गया, ओनली 2, बी है ये आंसर। क्या है जी, बी आंसर है। ठीक है जी। ठीक है, आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। अनीमिया मुक्त, अनीमिया आप समझते हो, खून की कमी, खून में हीमोग्लोबिन की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी। ठीक, खून की कमी हो जाए तो हम कह देते हैं हमको अनीमिया हो गया। तो कौन सी को सप्लीमेंट दिए जाते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए, फॉलिक एसिड एंड आयरन। अच्छा जी, अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो इनमें से सरकार क्या क्या इंटरवेंशन लेकर आती है इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन तो होता है हड्डियों के लिए, ये खून के लिए नहीं है। खून के लिए क्या है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, अडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, नहीं जी ये बात गलत होगी ना, कैल्शियम आ गया। अच्छा जी। इट रन्स ए कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। देखिए, जब मदर से चाइल्ड के साथ जुड़ी हुई जो कॉर्ड होती है, ठीक, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको क्लैंप लगा देते हैं उसके ऊपर, ऐसे जो ब्लड फ्लो है होता है ना, मदर से चाइल्ड को जाता है तो उसको बंद कर देते हैं क्लैंप लगाकर। तो इस स्कीम में क्या है कि जो मदर से चाइल्ड को कनेक्शन है ब्लड का, उसकी कॉर्ड क्लैंपिंग है ना जो, वो थोड़ी डिले कर देते हैं। तो जरा आप सोच के सोचो, हाँ भी हो सकता है, ताकि अगर कोई बच्चा ज्यादा कमजोर है तो बर्थ के बाद भी उसको मदर के थ्रू मिलता रहे आहार, तो ये एक इंटरवेंशन है। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। हाँ भी उनके पेट में कीड़े ना बने, ताकि उनको प्रॉपर पोषण मिलता रहे। डीवॉर्मिंग टैबलेट भी देनी है, ये भी सही है। वॉर्मिंग मतलब, वॉर मतलब कीड़े, तो कीड़े को मारने के लिए डीवॉर्मिंग हो टैबलेट्स। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया। अनीमिया के नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज कौन कौन से हैं? ठीक, देखो न्यूट्रिशन की कमी के कारण तो अनीमिया हुआ, पर नॉन न्यूट्रिशन कॉजेज जैसे किसी एंडेमिक पॉकेट्स, किसी खास एरिया में जहां पर मलेरिया हो रहा है, हीमोग्लोबिनोपैथीज है या फ्लोरोसिस वगैरह हो रहा है, अगर नॉन न्यूट्रिशन फैक्टर है जहां पर जिसके कारण खून की कमी हो रही है, अनीमिया हो रहा है, तो उसको भी एड्रेस करता है ये भी बात सही है। तो ये तो जनरल से पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप समझ जाओगे, और जहां पर कैल्शियम देखते ही आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो आंसर क्या है आपका 3, और ओनली 3 सही है, मतलब सी। ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कंपटीटर का भी ये गलत नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो कौन सी स्टेटमेंट है। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो कार्बन फाइबर न्यूज में है, ये मटेरियल काफी लाइट वेट होता है। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी हैं, तो इसके लिए ये अलग अलग इसके जो एप्लीकेशंस काफी हैं। तो ये जनरल सी स्टेटमेंट है, इसको समझ लो, साइंस तक में ऐसी स्टेटमेंट सही होंगी। ठीक है जी। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो जो कैन नॉट भी है ना, देखिए ये बात है, अगर टेक्निकल थोड़ा पता है तो आप कहोगे हाँ भी कार्बन फाइबर को रिसाइकल करने में दिक्कत तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी क्या है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको
कोशिश करके इतनी टेक्नोलॉजी हम अगर कम कर सकते हैं हम इसको रिसाइकल, तो टेक्नोलॉजी से हम इसको रिसाइकलिंग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, तो कैन नॉट क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगी गलत। ठीक है ना, तो करेक्ट कौन सा हुआ, 1। ठीक है, आंसर क्या हुआ, ए। देखो ये तो अब तो सही है ना, 1 ओनली, जहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो नहीं मेंशन की गई, 1 ओनली, ये आपका भी सही होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया जी, नमस्कार।